हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट एक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। पार्ट 2 के अंदर दोस्तों हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कवर करने जा रहे हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और दोस्तों आज ही के दिन हम इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट सीखेंगे। दोस्तों बहुत ही लॉजिकल लर्निंग के साथ बिल्कुल समझेंगे हम उसे। उससे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कवर कर लेते हैं। दोस्तों बेसिकली फाइनेंशियल एक्टिविटी जो होती है दोस्तों, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर लायबिलिटी साइड इंपैक्ट होती है बैलेंस शीट की। ट्रेडिंग P&L का कोई भी आइटम इंपैक्ट नहीं होता है। बैलेंस शीट की असेट साइड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण इंपैक्ट होती है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के कारण लायबिलिटी साइड इंपैक्ट होती है। तो बेसिकली यहाँ पर लायबिलिटी साइड को हम डील करते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर, पर हमें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कवर करना है। इसका मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के कारण कितना कहाँ से कैश आया उसे हमें पॉजिटिवली ऐड करना है, और जहाँ से कैश गया है उसे हम नेगेटिव इंपैक्ट देते हुए लेस करना है। तो हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज फाइंड आउट हो जाएगा। दोस्तों लायबिलिटी साइड में क्या क्या चीजें आती है देखिए आप। सबसे पहले शेयर कैपिटल होती है शेयर होल्डर्स फंड में। शेयर कैपिटल इक्विटी भी हो सकती है, प्रेफरेंस भी हो सकती है, डिबेंचर्स भी होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। ये 5 चीजें हमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए कवर कर चलनी है। दोस्तों ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक एक करके हम देखते हैं। जैसे हमने इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स हमने इशू किया, तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनके प्रति हमारी लायबिलिटी क्रिएट होगी। ऑब्वियसली शेयर इशू किए हमने तो हमें कैश इनफ्लो होगा, कैश इनफ्लो होगा। हमने शेयर सर्टिफिकेट दिए, उसके बदले में जनता हमें पैसा देगी। तो यहाँ पर ये कैश इनफ्लो के रूप में फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में कवर होगा। इनफ्लो को मैं प्लस से डिनोट करूंगा, आउटफ्लो को मैं माइनस से डिनोट करूंगा। तो ये कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी होगा। दोस्तों यदि इसी तरह से हम शेयर्स की बात करें तो शेयर्स का बायबैक भी करती है कंपनी। कहने का मतलब जो शेयर इशू कर सर्टिफिकेट दिए थे वो सर्टिफिकेट्स वापस ले लेती है और शेयर होल्डर्स का पैसा उन्हें चुका देती है। इसको कहते हैं शेयर बायबैक। तो इसमें आपका आउटफ्लो होगा, कंपनी से पैसा जाएगा। तो दोस्तों ऑब्वियसली ये कैश आउटफ्लो में काउंट होगा। फाइनेंशियल एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो फ्रॉम दी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में ये कवर होगा। दोस्तों इसी तरह से कंपनी जब शेयर इशू करती है, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, तो शेयर इशू करने से पहले उसे कई तरह के एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, प्रॉस्पेक्टस वगैरह छपवाना पड़ता है, और कई तरह के लीगल चार्जेस और एक्सपेंसेस भी पे करने होते हैं। लिस्टिंग से रिलेटेड खर्चे होते हैं, उन्हें बोलते हैं बच्चों प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर बच्चों कैपिटलाइज किए जाते हैं, इसलिए लायबिलिटी साइड में कवर होते हैं। अब शेयर इशू करने से रिलेटेड एक्टिविटी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, यानी कि कोर एक्टिविटी आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, और उसके लिए जो आपने एक्सपेंसेस किए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सर वो आउटफ्लो है, इसीलिए वो कवर होंगे कैश आउटफ्लो में। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फाइनेंशियल कैश आउटफ्लो में कवर किए जाएंगे। उसी तरह से यदि हम डिबेंचर्स का रिडम्पशन करते हैं, चूंकि डिबेंचर हमने इशू किए, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स हमने जनता को दिए, डिबेंचर सर्टिफिकेट दिए और डिबेंचर होल्डर्स ने हमें पैसा दिया, तो हमारी लायबिलिटी साइड इंपैक्ट होगी और वो पैसा हमारे लिए फाइनेंशियल इनफ्लो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल इनफ्लो कहलाएगा, यदि हमने डिबेंचर भी इशू किए हैं। अब बच्चों आप जानते होंगे कि डिबेंचर का रिडम्पशन भी करना होता है। रिडम्पशन के समय क्या होगा? उसी तरह से जैसे शेयर सर्टिफिकेट वापस लिए थे, पैसा चुकाया था, डिबेंचर के रिडम्पशन पे डिबेंचर सर्टिफिकेट्स वापस ले लिए जाते हैं और डिबेंचर होल्डर का पैसा चुका दिया जाता है, तो वो फाइनेंशियल आउटफ्लो में कवर होगा। यानी कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के अंदर पैसा जाएगा, फाइनेंशियल आउटफ्लो वो कहलाएगा। इसी तरह से बच्चों, इसी तरह से शेयर्स पर हमें इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट यानी कि डिविडेंड का पेमेंट करना पड़ता है। आप कोर एक्टिविटी को समझिए, यदि शेयर इशू कोर एक्टिविटी फाइनेंशियल एक्टिविटी है तो उसकी कॉस्ट जो आपके पे कर रहे हैं, यानी कि डिविडेंड जो एनुअली आप पे कर रहे हैं, वो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी होगी। कोर एक्टिविटी यदि फाइनेंशियल है तो रिलेटेड एक्टिविटी या उसकी कॉस्ट भी फाइनेंशियल एक्टिविटी ही होगी। तो डिविडेंड का यदि हम पेमेंट करते हैं, या वो फाइनल डिविडेंड हो चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो, वो कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी में काउंट होगा। और इसी तरह से डिबेंचर्स पर हमें कॉस्ट के रूप में इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है एनुअली 6 मंथ के बेसिस पर, जो भी क्राइटेरिया है।
इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। डिबेंचर एक कोर एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी है। डिबेंचर इशू कर पैसा आया, फाइनेंशियल इनफ्लो। डिबेंचर रिडीम करने से पैसा गया, फाइनेंशियल आउटफ्लो। डिबेंचर पर जो कॉस्ट पे की वो भी फाइनेंशियल आउटफ्लो में ही कवर होगी बच्चों, ठीक है। तो यहां पर ये शेयर्स और डिबेंचर वाला पोर्शन कवर हो गया है। आपको यदि वापस से सुनना है तो रिकैप कर वापस रिवाइज कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज में बच्चों लॉन्ग टर्म लोन्स भी कंपनी लेती है। लॉन्ग टर्म लोन्स बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेती है। तो बच्चों इससे कंपनी की लायबिलिटी साइड इंपैक्ट होती है, इसलिए ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है। लोन लेने से पैसा आता है, लोन राइज करने से पैसा आता है, तो कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। और यदि लोन का रीपेमेंट करना होता है तो वो कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी में काउंट होगा, ठीक है। लोन की कॉस्ट के रूप में हमें इंटरेस्ट भी पे करना होता है। लोन एक कोर एक्टिविटी है फाइनेंशियल, तो उसकी कॉस्ट के रूप में जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो भी फाइनेंशियल होगा, यानी कि पैसा जाएगा तो फाइनेंशियल आउटफ्लो। एक बात बच्चों ध्यान रखना, चाहे लोन लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में ही कवर होगा। फाइनेंशियल एक्टिविटी कहते किसको है, ये ध्यान से सुन लीजिए। फाइनेंशियल एक्टिविटी उसे कहते हैं जो फंड आपने रेज किया है, जनता से किया हो या बैंक से किया हो या आउटसाइडर्स से किया हो, है ना, उसके प्रति यदि फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो, फ्यूचर में रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन क्रिएट हो, तो वो फाइनेंशियल एक्टिविटी कहलाएगी। लॉन्ग टर्म आपने लोन लिया हो या शॉर्ट टर्म आपने लोन लिया हो, उससे लायबिलिटी साइड इंपैक्ट होती है और फ्यूचर में रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है, इसलिए वो फाइनेंशियल एक्टिविटी है। तो लोन चाहे शॉर्ट टर्म लिया हो, 3 महीने 6 महीने बाद आपको रिपे करना हो, तो भी वो फाइनेंशियल एक्टिविटी ही है बच्चों, ये जरूर ध्यान आप रखना। शॉर्ट टर्म लोन करंट लायबिलिटी में भी कवर होता है, पर उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बहुत ध्यान से सुनिए, उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं तो हम एक एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के हम चेंजेस लेते हैं। शॉर्ट टर्म लोन भी एक करंट लायबिलिटी है, पर हम इसका इंपैक्ट वहां नहीं लेते हैं बच्चों। यहां बच्चे गलती कर जाते हैं, बहुत ध्यान से इसको आपको करना है। हम इलस्ट्रेशंस में भी इस पॉइंट को कवर करेंगे बच्चों, क्वेश्चन में भी कवर करेंगे, आप जरूर ध्यान रखिएगा। वापस से रिकैप कर लीजिए, शॉर्ट टर्म लोन जो आपने लिया है वो करंट लायबिलिटी है, पर हम इसे के वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो एडजस्टमेंट हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोस को कैलकुलेट करते समय करते हैं वहां कवर नहीं करेंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स को हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कवर करेंगे, शॉर्ट टर्म लोन लिया तो पैसा आया, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। शॉर्ट टर्म लोन का रीपेमेंट किया तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन पर इंटरेस्ट का पेमेंट किया, यानी कि कोर एक्टिविटी आपकी फाइनेंसिंग है, उस पर जो कॉस्ट आपने पे करी, इंटरेस्ट यदि आपने पे किया, तो वो भी कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी होगी। बहुत ही अच्छे बच्चों, बहुत ही अच्छे, इसी तरह से रिदम बनाते चलिए, पढ़ते चलिए, बहुत मजा आ रहा है। इसके बाद एक लास्ट एक्टिविटी बच्चों, ये खत्म हो गया बिल्कुल, फाइनेंशियल एक्टिविटी आपकी ग्रिप में है, कॉन्फिडेंस रखिए, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से ये कवर हुई है। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट क्या होती है बच्चों? बैंक में जितना पैसा आपने जमा कर रखा है उससे ज्यादा पैसा निकालने की बैंक आपको सुविधा देती है, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ठीक है, कैश क्रेडिट, ठीक है। तो बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट से भी फ्यूचर ऑब्लिगेशन तो क्रिएट होगा। जमा से जो पैसा आपने ज्यादा निकाला है उसका वापस रीपेमेंट तो बैंक को आपको करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट में वापस वो पैसा जमा कराना पड़ेगा, नहीं कराओगे तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टीज लगेगी, ठीक है। तो बच्चों फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है और बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट लायबिलिटी साइड में भी आता है, इसलिए फाइनेंशियल एक्टिविटी भी है। दूसरी बात ध्यान रखिए, ये भी एक करंट लायबिलिटी है, पर इसे बच्चों हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस में के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कवर नहीं करेंगे। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में इसको लायबिलिटी मानते हुए हम इसका एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ये दोनों चीजें वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, करंट लायबिलिटी है, पर हम इसे ऑपरेटिंग कैश फ्लो में चेंज फ्रॉम वर्किंग कैपिटल में कवर नहीं करते। इसे हम फाइनेंशियल एक्टिविटी, इन दोनों को हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में ही कवर करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होता है, मतलब आपने जमा से पैसा ज्यादा निकाल लिया तो आपके पास पैसा आया, यस और नो, तो वो कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी है, यानी कि उसे प्लस से साइन करेंगे। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। डिक्रीज इन के बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, मतलब जो पैसा आपने ज्यादा निकाला था उसे वापस आपने पे कर दिया तो पैसा गया, यानी कि कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। और यदि आपने ड्यू डेट में कोई डिफॉल्ट किया उसको पैसों को वापस जमा कराने में और उस पर इंटरेस्ट भी लगता है तो उसको हम कहेंगे
कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, क्योंकि कोर एक्टिविटी फाइनेंशियल है तो उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, फाइनेंशियल ही होगी। तो बच्चों ये कवर होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज का, सब कुछ यहां पर सब कुछ कवर होता है। इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड से यहां पर सीखने जा रहे हैं बच्चों। ओके, अब बच्चों फॉर्मेट को सीखने से पहले एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है आपको कि यहां पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको दो जगह से डिराइव करना है, कैलकुलेट कर निकालना है। पहली नेट प्रॉफिट से, कहां से, नेट प्रॉफिट से, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जो ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट्स हैं आपको, ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट, कौन से प्रॉफिट, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो आपका कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। और दूसरा जो कैश इनफ्लो आपको फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस से लेना है, क्योंकि बच्चों वर्किंग कैपिटल में डेटर्स, स्टॉक्स, क्रेडिटर्स, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही कवर होते हैं। तो ये दो एक्टिविटीज से आपको डिराइव करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बच्चों आप प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट जानते हैं, आई होप सो, मैं समझता हूं कि आप जानते हैं। तो यदि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है बच्चों, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट समझने से पहले मैं बता रहा हूं P&L स्टेटमेंट की नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज आपको देना चाहता हूं कि सर हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ हो तो उसमें से कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सा प्रॉफिट, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों कैसे फाइंड आउट करेंगे, यदि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है तो बच्चों हमें ये सारी कैलकुलेशन नहीं देखनी, हम इसी में एडजस्टमेंट करेंगे। सर ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसका मतलब इसमें ऑपरेटिंग इनकम भी है, ऑपरेटिंग कैश इनकम भी है, नॉन कैश ऑपरेटिंग इनकम भी है, और बच्चों इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होगी, ऑपरेटिंग इनकम भी होगी, मतलब फाइनेंसिंग इनकम भी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम भी यहां पर होगी, ठीक है। और बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस हो रखे होंगे, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी लेस हुए होंगे जिनका आपने कैश में पेमेंट किया, और कुछ नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी यहां पर लेस हो रखे होंगे, जैसे डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल एक नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। और भी बहुत सारे नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जिनको ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो कहते हैं बट जिनका कैश में पेमेंट नहीं हुआ है, तो हम उसे नहीं लेंगे बच्चों, ये बात ध्यान रखिए। नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, या फिर अदर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी यहां पर लेस हो रखे होंगे। तो बच्चों इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर ऑपरेटिंग इनकम भी है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है, पर हमें इसमें से केवल और केवल कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, यानी कि ऑपरेटिंग में भी कौन सा, केवल और केवल कैश चाहिए। तो बच्चों क्या एडजस्टमेंट हम इसमें करेंगे, इसमें ऑपरेटिंग इनकम शामिल है, कैश है तो हम उसको लेकर चलेंगे, ऑब्वियसली वो इसमें शामिल ही है, लेकर ही चलेंगे, कुछ एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। जो नॉन कैश ऑपरेटिंग इनकम है, जो नॉन कैश ऑपरेटिंग इनकम है वो हम लेस कर देंगे, क्योंकि सर वो इनकम कैश में जनरेट नहीं हो पाई और हमें केवल और केवल कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाली इनकम चाहिए जो कि कैश में जनरेट हुई हो, इसलिए नॉन कैश को हम लेस कर देंगे। लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एडजस्टमेंट करने हैं और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये इनकम शामिल है, इसलिए हम इसको लेस कर रहे हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब फाइनेंशियल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, इस तरह की इनकम जो ऑपरेटिंग नहीं है उसे हम यहां पर लेस कर देंगे सर, क्योंकि वो ऑपरेटिंग नहीं है। हम उसे स्पेसिफिकली फाइनेंसिंग में कवर करेंगे या इन्वेस्टिंग में कवर करेंगे, यहां पर हमें केवल और केवल ऑपरेटिंग पर फोकस करना है, इसीलिए इस प्रॉफिट्स को हमें ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग में नॉन कैश ऑपरेटिंग इनकम लेस कर देंगे, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम सारी ही लेस कर देंगे, चाहे कैश हो चाहे नॉन कैश हो। ऑब्वियसली ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो आपने कैश में पे किए हैं उन्हें लेस किया हुआ है, इसलिए लेस रहने देंगे। जो नॉन कैश है और वो आपने लेस कर रखे हैं तभी ये प्रॉफिट फाइंड आउट हुआ। हाँ सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सारी एक्सपेंस लेस करने से प्रॉफिट आया होगा।
कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने लेस किए, शो करते आप होना चाहिए, पर नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने लेस कर दिए, पर उसके कारण तो कैश नहीं गया सर, और हमें तो केवल कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, तो हम उसे क्या कर देंगे सर, ऐड कर देंगे, क्योंकि उस नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस के कारण प्रॉफिट कम हो गए हैं, हम उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो हमें लेने ही नहीं है, इसलिए चाहे वो कैश हो चाहे नॉन कैश हो, वो सभी एक्सपेंसेस हम ऐड कर देंगे। जैसे कि इंटरेस्ट का पेमेंट एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, या राइट ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट हमें करने पड़ेंगे, तब हमें कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स फाइंड आउट होगा। तो पहला तरीका तो ये है, अभी हम फॉर्मेट में भी इसे सीखेंगे। ठीक है, अभी हम फॉर्मेट में भी इसे सीख लेंगे। यदि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया हुआ है, ये अमाउंट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, तो बच्चों आपको रिवर्स कैलकुलेशन करते हुए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उसमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। बात यह है कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है वो एप्रोप्रिएशन के लिए आगे जाता है। ठीक है, अब शेड्यूल 3 में फॉर्मेट चेंज हो गया है, पर ये उससे पहले का तरीका मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो होता है उसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स लेस होता है। यस, प्रोविजन फॉर टैक्स लेस होता है। प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर का नहीं, प्रीवियस ईयर में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में प्रपोज हुआ था, नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में एनुअल जनरल मीटिंग में वो फाइनलाइज होगा और पे होगा, यानी कि अप्रूव्ड होगा और पेड होगा। यदि ये अप्रूव्ड और पेड लिखा होता तो हम इसे ले लेते आराम से करंट ईयर के लिए। तो फिर ये प्रोविजन प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर इसलिए लेना है, करंट ईयर नहीं लेना है। करंट ईयर में जो प्रपोज हुआ वो नेक्स्ट ईयर में पे होगा बच्चों, नेक्स्ट ईयर की एनुअल जनरल मीटिंग होगी, फिर उसमें वो पेड होगा, शेयर होल्डर्स के द्वारा अप्रूव्ड होगा। पर ये प्रीवियस ईयर में जो प्रपोज हुआ था वो करंट ईयर में ही शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में अप्रूव्ड होगा और पेड होगा, इसलिए कैश इसमें आज जा रहा है, इसलिए इसको हम लेस कर चलते हैं। प्रीवियस ईयर वाला यहां पर लेना है, याद रखिएगा। इंटरिम डिविडेंड पेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से लेस होता है। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है सर, करंट ईयर में ही प्रपोज होता है और करंट ईयर में ही पेड होता है, ये याद रखिएगा। यहां पर प्रपोज्ड डिविडेंड लास्ट ईयर का ही लेना है, प्रपोज्ड डिविडेंड करंट ईयर का लेस नहीं करना है, क्वेश्चन यदि कहता है तो। इंटरिम डिविडेंड तो करंट ईयर का ही होता है, करंट ईयर में ही पे होता है, इसलिए लेस किया जाएगा। फिर जो बचता है उसमें से कुछ पैसा फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए, फ्यूचर के रिजर्व्स के लिए बचाकर रखा जाता है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसमें से कुछ पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, फिर वो जो पैसा बचता है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाता है, शेयर होल्डर्स फंड में जाकर जुड़ जाता है। शेयर होल्डर फंड के बाद शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, दो हेडिंग होते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में वो जाकर जुड़ जाता है। तो बच्चों यदि आपको ये दे रखा है तो आप क्या करेंगे सर, ये जो खर्चे लेस हुए हैं, ये जो एक्सपेंसेस लेस हुए हैं, उसके बाद नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट आया है, इसलिए हम क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो बच्चों टोटल ये फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि इसका टोटल जो होगा सेम यहां होगा। मान लीजिए इसका टोटल है 500, ये सब ऐड करने से 500 आया, तो ये भी 500 और ये भी 500, ये आपको पता चल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये वही आइटम है जो P&L से आया है, और फिर हम अकॉर्डिंगली उसमें एडजस्टमेंट कर देंगे। अब हम फॉर्मेट को सीखते हैं, अब हमें आराम से फॉर्मेट समझ में आएगा, क्योंकि हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट किसके करेंगे, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम के एडजस्टमेंट करेंगे। फिर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि सर P&L से भी ऑपरेटिंग कैश फाइंड आउट होता है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस से भी होता है, तब जाकर हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट होगा। चलते हैं फॉर्मेट की ओर, इसे रिकैप कर वापस से रिवाइज करना, क्योंकि ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर्मेट को समझने से पहले। क्योंकि बच्चों मेरा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि आपको हर चीज की लॉजिकल रीजनिंग और लर्निंग फाइंड आउट हो बच्चों, आप किसी चीज को रटो नहीं। फॉर्मेट लोग रटवा देते हैं, आप फॉर्मेट रट लेंगे उससे काम नहीं चलेगा, भूल जाएंगे। एक बार ये लॉजिक समझ लेंगे, रीजन समझ लेंगे, उसके बाद फॉर्मेट आप नहीं भूल पाएंगे। ओके,
अब फॉर्मेट इस तरह से बनाना है बच्चों, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिया होगा, आप उसको ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन दिया हुआ है तो बैलेंस शीट वाला प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना है उसमें वो 4 एडजस्टमेंट होंगे, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, फिर उसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट आप करेंगे, ओके। यदि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है तो मेरे बच्चे उसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम का एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यदि P&L के डेबिट साइड में यदि मैं जाऊं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सारे एक्सपेंसेस वहां पर राइट ऑफ हो रखे हैं और उन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने से प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है बिफोर टैक्स वो कम हो गया होगा। तो यदि कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कारण कम हुआ है तो हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस के कारण कम हुआ है जिसमें कैश गया ही नहीं, तो हमें कम जो प्रॉफिट हुआ है उसको वापस ऐड बैक करना होगा उतने अमाउंट से जितने से वो कम हो गया है उस रेस्पेक्टिव एक्सपेंस के कारण। और यदि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के कारण भी प्रॉफिट कम हुआ है तो भी हमें वापस प्रॉफिट को बढ़ाना होगा, ऐड करना होगा उस आइटम को कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए। बच्चों बहुत सिंपल है, आप डेबिट साइड पर जाइए, वो एक्सपेंसेस से प्रॉफिट कम हुए हैं उनको ऐड कर प्रॉफिट को वापस बढ़ा दीजिए ताकि आप कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ बढ़ सके। तो बच्चों आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन राइट ऑफ हुआ होगा, ऑल्दो डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, क्योंकि डे टू डे ऑपरेशन में बिजनेस की असेट को यूज लेने के कारण डेप्रिसिएशन लगता है, बट उसका कैश में पेमेंट नहीं करना पड़ता, इसके कारण प्रॉफिट कम हो रखे हैं। हम ऐड कर हमारे प्रॉफिट को बढ़ा देंगे ताकि हम कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ बढ़ सके। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जैसा कि हमने पढ़ा था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बच्चों शेयर इशू करने से पहले करने होते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी शेयर डिबेंचर इशू करने से पहले देना होता है। इसका मतलब पहले तो नहीं देना होता है, डिबेंचर इशू करते वक्त देना होता है। ये एक तरह का फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है। क्या है बच्चों? ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तो इनको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में डील करेंगे। पर बच्चों हम इसे यहाँ एड बैक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का कुछ पोर्शन P&L के अंदर राइट ऑफ किया गया है। मान लीजिए 10 साल के लिए आपने कैपिटल जुटाई तो ये खर्चा 10 साल में राइट ऑफ होगा बराबर। तो इस साल से प्रोपोर्शनेट अमाउंट राइट ऑफ जो P&L में हुआ है वो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, उसके कारण प्रॉफिट कम हो रहे हैं, इसलिए हम उसे ऐड बैक कर वापस ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क, बच्चों जैसे फिक्स असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से, वैसे ही इंटेंजिबल असेट्स के डेप्रिसिएशन को एमोर्टाइजेशन कहते हैं। जो इंटेंजिबल असेट्स है उसको रेगुलर यूज लेने के कारण वैल्यू जो कम होती है उसे हम डेप्रिसिएशन नहीं कहते, उसे हम कहते हैं एमोर्टाइजेशन। वो डेप्रिसिएशन की तरह ही होता है। फिक्स असेट्स पर वैल्यू में डिक्रीज होने के कारण, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यूज लेने से वैल्यू में डिक्रीज होने के कारण जो टर्म होती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। उसी तरह से इंटेंजिबल असेट्स को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यूज लेने के कारण वैल्यू में जो डिक्लाइन होता है उसे एमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो एमोर्टाइजेशन भी यदि P&L में राइट ऑफ किया गया है, चूंकि वो नॉन कैश है, चूंकि ऑपरेटिंग तो है बट नॉन कैश है, इसलिए हम उसे ऐड बैक कर देंगे। उसके कारण जो प्रॉफिट कम हुए हैं उसे हम बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन, बच्चों ये एक फाइनेंशियल कैश आउटफ्लो है। जैसा कि हमने देखा था अभी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन रेज करना, उसका रीपेमेंट करना, उसकी कॉस्ट का पेमेंट करना, सब लायबिलिटी साइड को इंपैक्ट करता है, फाइनेंशियल कैश फ्लोज में कवर होगा। तो वो P&L में राइट ऑफ है और एक नॉन कैश आइटम P&L में राइट ऑफ है, हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कम कर रहा है, हम ऐड कर वापस ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ बढ़ेंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट भी फाइनेंशियल आउटफ्लो है, इसे भी यदि P&L में राइट ऑफ किया गया है तो हम ऐड कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट लॉस है बच्चों। फिक्स असेट को बेचना एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, उसके कारण लॉस होता है तो वो इन्वेस्टिंग है और ऑब्वियसली वो नॉन कैश भी है, इसलिए इसको हम ऐड कर देंगे। हमने इसे P&L में राइट ऑफ कर रखा है। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यदि हम P&L से डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो बच्चों ये ऑपरेटिंग तो है, क्योंकि बेड डेट्स एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, बेड डेट्स भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है, क्योंकि डे टू डे ऑपरेशन में होता रहता है। उसके लिए जो प्रोविजन आपने बनाया वो भी ऑपरेटिंग है, बट वो नॉन कैश है, इसलिए हम उसे यहां पर ऐड बैक कर देंगे।
तो ये सारे खर्चे जो नॉन कैश हैं और नॉन ऑपरेटिंग है उन्हें हमने ऐड इसलिए कर दिया ताकि हम कैश और कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सके। अब कुछ टर्म्स हमें लेस करनी है, ठीक है। क्या क्या टर्म्स हमें लेस करनी है? इनकम साइड में जो आइटम्स पड़े हुए हैं कौन कौन से, जो नॉन कैश इनकम है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इनकम साइड में क्रेडिट पड़ी हुई है, उन्हें हम लेस कर देंगे। जिससे प्रॉफिट बढ़े हुए थे हम लेस कर देंगे ताकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट हो सके। इसके बाद क्रेडिट साइड में P&L के इंटरेस्ट इनकम पड़ी होगी। ये इंटरेस्ट इनकम कब मिली होगी सर? हमें इन्वेस्टमेंट किया होगा डिबेंचर्स में या सिक्योरिटीज में, तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो ये इन्वेस्टमेंट इनफ्लो है, ये इन्वेस्टिंग इनफ्लो है। तो बच्चों डिविडेंड रिसीव होना, ठीक है, डिविडेंड भी कब मिलेगा? जब किसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा आपने, उस पर रिटर्न मिलेगा। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड इंपैक्ट होती है इससे, हम सीख चुके हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को, ये इन्वेस्टिंग इनफ्लोज है, ठीक है। और P&L के क्रेडिट में यदि ये पड़े हुए हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसलिए हम इसे लेस कर देंगे। रेंटल इनकम भी यदि आपने बिल्डिंग रेंट पर दे दी और उससे रेंट कमाया है, वो इन्वेस्टिंग इनफ्लो है, आपका इन्वेस्टिंग इनकम है, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो लेस कर देंगे बच्चों। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी बच्चों नॉन ऑपरेटिंग है और P&L का प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसके कारण हम इसे लेस कर देंगे। इंक्रीज इन प्रोविजन को हमने ऐड किया था, P&L के डेबिट साइड में आता है। डिक्रीज इन प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स, जो ज़्यादा आपने प्रोविजन बना दिया था, बेड डेट्स कम हुए, तो जो एक्स्ट्रा प्रोविजन है वो वापस P&L में ट्रांसफर कर दिया आपने, यानी कि प्रॉफिट्स उससे बढ़ गए। ये P&L का क्रेडिट आइटम होता है, क्रेडिट में ट्रांसफर होता है, इसको भी हम लेस कर देंगे एज ए नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो यहां पर हमारे पास सभी एडजस्टमेंट करने के बाद बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएंगे बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उन्हें हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमें इस प्रॉफिट के अंदर, जैसा कि मैंने बताया था आपको, P&L से ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमें वर्किंग कैपिटल में जो कैश फ्लोज, कैश इनफ्लो आउटफ्लो है, उसे भी हमें यहाँ पर ऐड करना है, तब जाकर हमारा कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट होगा। तो अभी हमें इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट के कारण इंक्रीज डिक्रीज जो कैश में हुआ है वो इफेक्ट लेना है, तब जाकर हमारा कैश फ्लो, कैश नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट होगा। तो वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट सीख लेते हैं बच्चों। यहाँ से रब कर कर मैं यहाँ पर आपको कर देता हूँ, क्योंकि बोर्ड पर मुझे जगह नहीं है। अब सर वर्किंग कैपिटल का क्या एडजस्टमेंट होता है? देखिए, करंट एसेट्स को यदि आप डिक्रीज करते हैं, करंट एसेट डिक्रीज हुई है लास्ट ईयर से करंट ईयर में, करंट एसेट्स में कमी आई है, तो उससे बच्चों ऑब्वियसली कैश बढ़ेगा। कैसे, मैं बताता हूं आपको। लास्ट ईयर में आपके पास डेटर्स थे, डेटर्स एक करंट एसेट होती है। लास्ट ईयर में आपके पास डेटर्स थे 1 लाख रुपीज़ के। करंट ईयर में आपके पास डेटर्स हैं, ये लास्ट ईयर में थे, करंट ईयर में आपके पास डेटर्स हैं 60,000 रुपीज़ के। इसका मतलब क्या है बच्चों? डेटर्स से 40,000 रुपीज़ रिकवर हो गए। 1 लाख के डेटर्स थे, अब 60,000 रह गए, इसका मतलब 40,000 रुपीज़ की रिकवरी हो गई डेटर्स से। तो कैश जनरेट हुआ कि नहीं हुआ डेटर्स का? हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में पढ़ा था, देखिए क्रेडिट सेल एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बट कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। क्रेडिट सेल्स के कारण डेटर्स जो क्रिएट होते हैं वो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और डेटर्स से जो रिकवरी होती है वो कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि वो रिकवरी भी कई बार साल में होती रहती है। इसलिए 40,000 जो यहाँ पर रिकवरी हुई है, डेटर्स में जो डिक्रीज आया है वो रिकवरी है फ्रॉम डेटर, उसके कारण कैश बढ़ेगा, इसलिए हम उसे ऐड कर देते हैं। उसी तरह से यदि आप देखें डेटर्स इंक्रीज होती है लायबिलिटीज, यानी कि क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं, क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं। तो क्रेडिटर्स बढ़ने का मतलब होता है बच्चों कि हमने उधार में क्रेडिट पर परचेज किया है, यानी कि लास्ट ईयर आपके क्रेडिटर्स थे, लास्ट ईयर जो आपके क्रेडिटर्स थे वो 1 लाख के थे, और करंट ईयर में क्रेडिटर्स जो हैं वो 1,50,000 के हो गए हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि आपने क्रेडिट पर 50,000 का ज़्यादा गुड्स खरीद रखा है,
क्रेडिट पर परचेज करने का मतलब बच्चों ये होता है कि आपने इन्वेंट्री तो परचेज कर ली पर उसके लिए पैसा नहीं चुकाया। पैसा न चुकाना या पैसा पे करना, बच जाना, पेमेंट बच जाना। यहां पर क्रेडिटर बढ़ने का मतलब क्या है? पेमेंट बच गया आपका, 50,000 का पेमेंट अभी बच गया। अभी तो नहीं किया ना आपने, नेक्स्ट ईयर करोगे या जब भी करोगे, इस साल तो आपने वो पेमेंट नहीं किया। इसका मतलब आपका कैश बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? उससे जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना था वो बच गया, क्रेडिटर बढ़ गए, मतलब आउटस्टैंडिंग पेमेंट रह गया आपका। अभी आपने वो पेमेंट नहीं किया, 50,000 का उधार परचेज आपने कर रखा है, इसका मतलब 50,000 का पेमेंट आपका बच गया, जिसको आपने नहीं किया, नेक्स्ट ईयर करोगे। पेमेंट बचना भी कैश इनफ्लो कहलाता है, इसलिए ऐड किया जाएगा बच्चों। ये इसकी लॉजिकल रीजनिंग है, ध्यान से रिकैप करके वापस से समझ लेना, ठीक है। डेटर इन करंट असेट्स इंक्रीज होने का मतलब सिंपल सा है। एग्जांपल लीजिए डेटर्स का। डेटर्स 1 लाख थे, 1,50,000 हो गए, डेटर्स बढ़ गए, मतलब क्रेडिट सेल आपने बढ़ा दी। क्रेडिट सेल का मतलब बढ़ाने का मतलब है जो पैसा 50,000 रुपीज आने वाला था वो नहीं आया। पैसा ना आना, रुक जाना भी डिक्रीज इन कैश कहलाता है, नहीं कहलाता है बच्चों? जो पैसा आने वाला था, यदि आप कैश सेल करते तो पैसा आ जाता, आपने क्रेडिट सेल करी, मतलब डेटर्स क्रिएट हुए, डेटर्स इंक्रीज हुए, इसका मतलब करंट एसेट इंक्रीज हो गई, मतलब आपका कैश फंस गया वहां पर। कैश फंस गया मतलब कैश कम हो गया आपका, डिक्रीज हो गया, इसका मतलब लेस कर देंगे बच्चों। सिंपल है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को भी हम लेस कर देंगे। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज सिंपल है, लास्ट ईयर आपके क्रेडिटर 2 लाख के थे और करंट ईयर आपके क्रेडिटर 1 लाख के रह गए हैं, इसका मतलब क्रेडिटर्स का आपने इस साल 1 लाख का पेमेंट कर दिया है, इसका मतलब ये पैसा आपके बिजनेस से चला गया है। तो बच्चों ये 4 एडजस्टमेंट आपको करने हैं। करंट एसेट्स आप जानते ही हैं, करंट एसेट्स में डेटर्स आता है, स्टॉक आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आता है, ठीक है। कैश एंड बैंक बैलेंस करंट असेट्स है, पर उसे हम यहाँ नहीं लेंगे, उसे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेंगे बच्चों। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4th हेडिंग है, उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होगी ध्यान से सुन लीजिए। कैश एंड बैंक बैलेंस होगा, ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होगी, करंट इन्वेस्टमेंट्स होंगे, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कवर होंगे, उन्हें हम करंट असेट्स में नहीं लेंगे। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या होता है? करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स आएगा, ट्रेड पेबल्स आएगा, बिल्स पेबल आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट ये यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे, ऑल्दो ये करंट लायबिलिटीज होते हैं, पर इन्हें हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कवर करते हैं और अभी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं। तो बच्चों नेट इफेक्ट के बाद आएगा आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें से आपको इनकम टैक्स पेड करना है, हम सीख चुके थे इनकम टैक्स पेड भी एक ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो है। लेस करने के बाद आपके पास आएगा कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो, इसको नाम को याद रखना, ये होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन और ये होता है नेट। इनकम टैक्स पेड करने के बाद ये बन जाता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी यदि ये पॉजिटिव है तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग होगा, और यदि ये नेगेटिव है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काउंट किया जाएगा। तो बच्चों ये हमने इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को किस तरह से दिखाया जाता है ये सीखा हमने, बहुत ही लॉजिकली हमने सीखा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना है कैसा लगा आपको। इसमें हमें 3 एक्टिविटीज और जोड़नी है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जोड़नी है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जोड़नी है, उसमें क्या क्या चीजें आती है वो हम अच्छे से सीख चुके हैं। बी पार्ट होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सी पार्ट होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डी पार्ट होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये ए बी सी डी चारों जब हम आउटर कॉलम में जोड़ देंगे, सबसे लास्ट कॉलम में केवल 4 एक्टिविटीज के कैश फ्लो आएंगे, ये मिडिल ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम जो होगा उसमें नेट कैश फ्लोज आएंगे फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन चारों को जब हम जोड़ देंगे तो बच्चों आ जाएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें हम जोड़ देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसका रिमेनिंग पोर्शन क्विकली फटाफट से पार्ट 3 में हम देखेंगे और फिर उसके बाद हम इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 3 के अंदर ही हम इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, जिसमें हम कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। 3 या 4 पार्ट में ये पूरा कैश फ्लोज आपका कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया, कितना नहीं आया,
क्या डाउट है वो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट कर जरूर पूछ लीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।